Hi everyone, my name is Simran and welcome to my channel Scholars by Simran. आज हम करने जा रहे हैं important topics financial derivatives के. Today we will cover about future contract, carry, non-carry commodity, investment asset, consumption asset, theoretical models में cost of carry model, expectation hypothesis, backwardation and contango. Carry and non-carry commodities. की कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जो भी आपकी फॉरवर्ड फ्यूचर की प्राइसेस होती है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के बेसिस पे होती है. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होती है, मतलब जो आपका फॉर्मूला लगता है वो नॉर्मल वाला नहीं लगता, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट वाला फॉर्मूला लगता है. Next, carry type commodities. Carry commodities are those commodities that can be stored and held over time without significant loss in quality or usability. यानी जिस चीज को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो. इसका एग्जाम्पल है, बढ़िया सबसे एग्जाम्पल आता है गोल्ड. कैरी टाइप कमोडिटी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज होती है, आर्बिट्राज के लिए भी होती है. ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो सिर्फ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी खरीदते हैं, रॉ गोल्ड भी खरीदते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट एसेट भी बोलते हैं. अगर आपसे पूछे कोई व्हाट आर इन्वेस्टमेंट एसेट, तो दोज एसेट विच आर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अलोन. ठीक है, उसका कोई कंजम्पशन नहीं है. सिल्वर, क्रूड ऑयल हो गया, फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक वगैरह. स्टॉक का तो कोई कंजम्पशन हो ही नहीं सकता ना, आप किस लिए स्टॉक खरीदते हो, जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपका जो भी फ्यूचर्स का रहेगा वो होगा F इज इक्वल टू SO, यानी SO इज द स्पॉट, E रेज टू पावर R प्लस S into T. R is your risk-free rate of return, S is the storage cost. कैरी टाइप की जो भी कमोडिटी होती है उनका हमको अगर निकालना होता है प्राइस ऑफ फ्यूचर, तो उसके लिए हम S प्लस करते हैं. यहाँ पे S आपका होता है स्टोरेज कॉस्ट, T इज योर टाइम. नॉन कैरी कमोडिटी वो होती हैं जिनको आप इजीली स्टोर नहीं कर सकते और वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते आप. वो किस लिए खरीदते हो, इमीडिएट यूज के लिए, या आपकी कोई फैक्ट्री है उसमें आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ लेना है तो उसके लिए. ठीक है, इसको कंजम्पशन एसेट भी बोलते हैं. कंजम्पशन एसेट अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज कंजम्पशन एसेट, which which are for immediate use or production, which are not held for investment. ठीक है, they are for consumption purpose. कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, कंजम्पशन एसेट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नो स्टोरेज फॉर इन्वेस्टमेंट. दे डू नॉट होल्ड दीज कमोडिटी जस्ट टू मेक अ प्रॉफिट. अगर किसी फार्मर ने वीट लिया और वीट कल को महंगा हो गया, किसी मैन्युफैक्चरर ने अगर वीट खरीदा है, वीट कल को महंगा हो गया, लेकिन उसको तो ब्रेड बनानी है, उससे उसके महंगे होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही विल नॉट सेल द कमोडिटी, वो बेचेगा नहीं उसको. ठीक है, लिमिटेड आर्बिट्राज, दे कैन नॉट सिंपली सेल, क्योंकि भाई डिफिकल्ट है ना, खुद के लिए कंजम्पशन के लिए लिया है तो दे कैन नॉट सेल, इट इज इम्पॉसिबल इन सम केसेस. कन्वीनियंस यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसने अपने पास रेडीली रखा हुआ है बहुत सारा गेहूं लेके, तो क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसकी इमीडिएट नीड होगी, उसको फिजिकली अवेलेबल चाहिए वो कमोडिटी. इस चीज को बोलते हैं कन्वीनियंस, की अपनी कन्वीनियंस के लिए उसने रखा हुआ है. तो ये फाइनेंशियल रिटर्न नहीं होती, लेकिन इसकी जो है कि भाई हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने रखा हुआ है, तो कन्वीनियंस यील्ड बोलते हैं इसको, कि हमने अपनी सहूलियत के लिए उसको रखा हुआ है और वो माइनस कर देते हैं, इसको एज अ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं हम. ठीक है, तो नॉन कैरी कमोडिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया F इज इक्वल टू SO आपका स्पॉट, E रेज टू पावर R प्लस स्टोरेज माइनस Y इज योर convenience yield into the time. When future prices are initially agreed to, net present value must be both equal for the both buyer and seller. इसका क्या मतलब है कि जब भी फ्यूचर प्राइस एग्री होते हैं तो ऐसे एग्री होते हैं कि आज की डेट में अगर उसको मैं सपोज मैं 100 का स्पॉट रेट है, मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करा है 113 का 1 ईयर बाद, तो यानी इतना
नॉर्मली भी इतना चीज वो बढ़ेगी। नॉर्मली भी 100 से 103 का मैं मान के चल रही हूँ कि नॉर्मली भी इतना बढ़ेगी। अगर मैं इस 103 को डिस्काउंट करूंगी 1 ईयर से तो वो 100 ही आना चाहिए। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आपका कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस इज कॉल्ड बेसिस या फिर स्प्रेड। इस अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसको बेसिस या स्प्रेड बोलते हैं। और अगर स्टार्ट में बेसिस और स्प्रेड इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। The spread between the two is maximum initially and tend to converge at settlement date. They must converge on expiry date. एक्सपायरी डेट पर वो लोग कन्वर्ज होने चाहिए जो आपका फ्यूचर प्राइस है और स्पॉट प्राइस है। एक्सपायरी डेट पे फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस आपका सेम होना चाहिए। तो यानी ये जो 100 है और ये जो 113 है, ये 100 जब पहुंचेगा 1 ईयर बाद तो स्पॉट प्राइस 113 होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो इतना डिफरेंस है 100 और 113, क्योंकि ये स्पॉट की बात हो रही है और ये फ्यूचर आगे की बात हो रही है। ठीक है। द वैल्यू कैलकुलेटेड थ्रू द फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला इज कॉल्ड द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस बोलते हैं इसको, जो इसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए इसके थ्रू। ठीक है। फ्यूचर प्राइस में बी डिफरेंट फ्रॉम द फेयर वैल्यू ड्यू टू शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई। लार्ज डेविएशन लीड टू आर्बिट्राज। अगर इसमें बहुत ज्यादा डेविएशन होता है फेयर प्राइस में तो लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और अल्टीमेटली मार्केट एफिशिएंसी पर आ जाती है। थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, ये मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पहले बेसिक समझ लो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को करना है तो सपोज स्ट्रैटेजी 1 है कि एक जना है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। स्ट्रैटेजी 1 है ही बाइज द एसेट नाउ एट द स्पॉट प्राइस एसओ। स्पॉट प्राइस को एसओ बोलते हैं, एसओ, एस और उसके नीचे छोटा सा ओ, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, यानी जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि वो एसेट आज खरीद ले। ठीक है, तो उसके पास एसेट आ जाएगा। सेकंड स्ट्रैटेजी है कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले और जो पैसा है उसको वो इन्वेस्ट कर दे रिस्क फ्री रेट पर। ठीक है, तो दो चीजें कर सकता है इंसान। एक तो वो सीधा एसेट ही खरीद ले, दूसरा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले और जो पैसे हैं उसको वो इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। इसके इन दोनों का जो रिटर्न है वो इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ कैरी रिलेशनशिप। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल मोस्ट कॉमन यूज मॉडल है थ्योरेटिकल मॉडल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग का। तो ये क्या बताता है कि अगर कोई इंसान फ्यूचर फ्यूचर लेता है और स्पॉट प्राइस में अगर वो कोई एसेट वगैरह लेता है तो उसका इक्वल आना चाहिए सब कुछ। ठीक है। और उसमें अगर कुछ उसको कॉस्ट ऑफ कैरी है तो वो उसमें ऐड हो जानी चाहिए। It states that the future price should be equal to the spot price of the underlying asset plus the cost of carrying until the maturity of future contract। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग में क्या आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, स्टोरेज कॉस्ट आ गई। अगर कोई यील्ड मिल रही है तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। मॉडल अज्यूम नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मतलब कि मार्केट बढ़िया चल रही है, कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। इट इज वाइडली यूज फॉर प्राइसिंग द फाइनेंशियल एसेट लाइक गोल्ड ऑयल। assumptions पढ़ लो इसकी, मार्केट आर परफेक्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ऑल एसेट आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, बिड आस्क spread does not exist, no restriction on short selling। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल कहता है कि फॉरवर्ड या फ्यूचर का प्राइस इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ वन एसेट। ये छोड़ दो, ये मुश्किल लगेगा आपको भी। तो आप सिर्फ ये इक्वेशन लर्न कर लो, प्राइस क्या है इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कैरी कॉस्ट माइनस कैरी रिटर्न, द फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइस। कैरी कॉस्ट क्या होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग योर ओन फंड, या इंटरेस्ट चार्जेस हो गए बोरोइंग पे, यानी जो भी आपके नेगेटिव खर्चे हो गए। कैरी रिटर्न जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो एसेट रखने से, डिविडेंड मिला शेयर पे या कोई और यील्ड हुई। कॉस्ट ऑफ कैरी का ये बेसिक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस इंटू ई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस वाई इंटू टी। यहाँ पे एस इज द
कैरी कॉस्ट, और बाय यहाँ पे यील्ड हो गई। जो भी कॉस्ट होगी आपकी, स्टोरेज कॉस्ट या कैरी कॉस्ट, कुछ भी होगा वो प्लस होती है, और जो भी फायदा होता है आपको वो माइनस होता है रेट में से। सेकेंड है आपका एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस मॉडल। ये क्या कहता है कि फ्यूचर का जो प्राइस है, इट रिप्रेजेंट द मार्केट्स अनबायस्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी। ठीक है, ये कहता है कि अगर फ्यूचर के प्राइसेस हायर होंगे करंट स्पॉट प्राइस से, इट मीन्स कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि स्पॉट प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा हाई तो मार्केट एक्सपेक्ट करिए कि स्पॉट प्राइस घटेगा। फ्यूचर प्राइस रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर। फ्यूचर प्राइस क्या बताता है कि हम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है स्पॉट प्राइस को लेके। असम्पशन क्या है इसकी, मार्केट इज एफिशिएंट एंड पार्टिसिपेंट आर रिस्क न्यूट्रल। इफ द मार्केट प्राइस एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज, तो जो फ्यूचर का है प्राइस वो बड़ा होगा स्पॉट से, इस चीज को बोलते हैं कॉन्टेंगो। इफ इट एक्सपेक्ट्स द प्राइसेस टू फॉल, तो जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस से छोटा होगा, और इसी चीज को बोलते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन याद रख लो, कॉन्टेंगो अपने आप याद हो जाएगा। बैकवर्डेशन का क्या मतलब है, अगर हम सोच रहे हैं कि बैकवर्ड जाएगा प्राइस, यानी प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगा, यानी स्पॉट का बड़ा रहेगा, तो ये बैकवर्डेशन हो गया। लिमिटेशन, इट डज नॉट कंसिडर एनी इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या प्रीमियम। इट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेंटिमेंट, लोगों का सेंटिमेंट कैसा है और एक्सपेक्टेशन कैसी है फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस को लेकर। कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन डिस्क्राइब द फ्यूचर प्राइस कर्व। ये सेम चीज को मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इन कॉन्टेंगो द फ्यूचर प्राइस इज हायर than the expected future spot price. This usually occur when the cost of carry is significant, like in metal or oil, and if the market expect price to rise, तो future का बड़ा होगा spot से, और इसको बोलते हैं contango. Similarly for backwardation also I have given a proper definition. सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड कीप enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.